Good morning, my dear friends, my subscribers, my followers, my viewers, my students. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all must be fine and waiting for my next video. So here you are. इससे पहले मैंने GDC, ये आपका GDC का जो प्रिपरेशन करा रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, उसकी क्लासेस जो पढ़ा रही हूँ उसी के आगे का टॉपिक है। मतलब फर्स्ट यूनिट चल रही है ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट में मिडिल इन्फेंसी से लेकर जो ओल्ड एज है वहाँ तक की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मिडिल एडल्टहुड, ओल्ड एज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हो गया। अब एजिंग की बात आ रही है इसमें। एजिंग क्या होता है, और एजिंग जो होती है, जो वृद्धावस्था होती है, ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लास्ट स्टेज होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये इसके बारे में आपकी आज की क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। तो शुरू करते हैं। एजिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि एजिंग क्या होता है। एजिंग एक किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एजिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। एजिंग के चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, भले ही वो उससे जो इंडिविजुअल है उससे एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए, परंतु ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। एजिंग मतलब एकदम शरीर में बिल्कुल बदलाव हो जाना, बिल्कुल वृद्धावस्था आ जाना, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस होना, फिजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, और बाल झड़ना, और टूथ जैसे दांत, उसमें क्योंकि फिजिकली वीक हो जाते हैं, और तो किसी किसी के दांत गिरने लगते हैं, दांत नहीं रहते, जैसे बचपन में दांत नहीं होते, उसी तरह से एजिंग जो वृद्धावस्था होती है 60+, 60, 65, 70, उसमें क्या होता है, उसमें भी दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये अवस्था होती है। और इससे पहले मैंने जो जो पढ़ाया है उसका रिवीजन में एक बार पूरा, ये एक पूरी यूनिट हो जाए ना, पूरी यूनिट हो जाए, उसके बाद पूरी यूनिट का एक साथ रिवीजन करा लूँगी। अभी पहले यूनिट का सेकंड टॉपिक चल रहा है, उसके बाद मुझे बहुत जल्दी एक यूनिट तो कंप्लीट हो ही जाए, फिर उसका रिवीजन भी बीच बीच में आपको करवाती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा पूरे साइंटिफिक यूनिट होती है, पूरे साइंटिफिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसको साइंटिफिक यूनिट है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के पढ़ना पड़ता है। और मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं हैं, बस आप नोट्स तो आप भी बना सकते हो, पर कहीं से भी नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन मेन बात होती है कि समझना कि होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो एजिंग आप समझ ही गए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एजिंग क्या होता है, जैसे 60+ एज के इंडिविजुअल होते हैं, उनके शरीर में जो बदलाव होते हैं, जो वृद्धावस्था के में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, उस समय उस फेस को कहते हैं एजिंग, यानी बदलाव होना शरीर में, ठीक है। और ये नेचुरल होता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कुछ फिजिकल बदलाव होते हैं एजिंग में, फिजिकल इफेक्ट यानी शारीरिक रूप से कुछ बदलाव होते हैं, जैसे डेंसिटी, जो मसल डेंसिटी होती है उसमें, बोन डेंसिटी उसमें मतलब कमी आ जाना, ठीक है। वॉल्यूम, जो घनत्व होता है ना, डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। मतलब हल्कियां हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाती हैं अंदर से, उनमें जो भी होता है मटेरियल अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, वो आसानी से टूट सकती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लॉस ऑफ डेंसिटी वॉल्यूम इन बोन, मतलब अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, ठीक है, डेंस नहीं होती हैं, और कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब जब भी मटेरियल बोन्स के अंदर होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, एजिंग की वजह से कम होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां खोखली हो जाती हैं और वो आसानी से टूट सकती हैं। इसीलिए इस समय के, और टूटने के बाद उनका जुड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो भी है कुछ नया नहीं जुड़ सकता, सिर्फ कमी ही होती है, ठीक है। अगर यही बोन
अगर ब्रेक होती है यंग जो इन्फेंसी में, यंग एज में, ठीक है, अगर उस समय इस तरह का एक्सीडेंट होता तो जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन अगर यही एक्सीडेंट वगैरह अचानक से हड्डी टूट जाना, तो ये सब अगर वृद्धावस्था में होता है तो उस समय जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उनको आराम करने की सलाह दी जाती है। फिर डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी शारीरिक जो इस अवस्था में क्या होता है, शरीर में उनके कुछ भी फ्लेक्सिबल लचीलापन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है। और इसीलिए वो ज़्यादा अधिक से अधिक कार्य करने, चलते फिरते रहते हैं। अगर वो बैठ गए इस एज में 60+, 65, 70 वाले ईयर्स वाले अगर इंडिविजुअल बैठ गए एक बार, तो वो उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो अधिक से अधिक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। उनको बैठना उनको खुद ही एहसास हो जाता है, अगर मैं एक बार बैठ गया, क्योंकि मेरा फ्लेक्सिबल शरीर नहीं है, अगर मैं एक बार बैठ गया, लेट गया, मैंने कुछ काम करना सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं दोबारा उठ नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें लचीलापन शरीर में कम हो जाता है, ठीक है। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं क्योंकि चेंजेस होते हैं और शरीर काम करना धीरे धीरे, शरीर के जो एक्टिविटीज़ हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, वो भी उनमें भी कमी आ जाती है। और इसीलिए 60 इयर्स ही रिटायरमेंट की एज रखी गई है, इसीलिए रखी गई है क्योंकि ये इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, याददाश्त नहीं रहती है, ठीक है, और बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, शरीर काम करने लायक इतना नहीं रहता। उसी वजह से रिटायरमेंट की 60 to 65 रखी, कहीं 60 है, कहीं 62 है, कहीं 65, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर में नहीं, शरीर उस काम के लायक नहीं होता है। इसीलिए साइंटिफिक रूप से प्रूवन भी है, तभी रिटायरमेंट की एज इतनी रखी जाती है, जिससे कि उसके बाद की अवस्था वाले, इस अवस्था को पार जितने भी लोग कर जाते हैं, वृद्धावस्था में जो पहुंच जाते हैं, वो आराम करें, उन्हें ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो पाचन शक्ति है वो धीमी हो जाती है, उन्हें ज़्यादा खाना, अगर हैवी फूड नहीं ले सकते, हैवी फूड इंटेक नहीं ले कर सकते हैं, जितना भी उनको फूड इंटेक करना है वो अगर शाम होने से पहले ले लें, अंधेरा होने से पहले, ठीक है, तो उनको डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो जितना ज़्यादा लेट फूड इंटेक करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ना वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, ना वो ज़्यादा, उनका शरीर में भी आंतरिक अंग, बाहरी अंग से भी काम करना, आँखों से दिखना कम हो जाता है, ठीक है, और बाल झड़ने लगते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स तो ब्रेक हो ही जाते हैं, ठीक है, और सफ़ेद नेल्स का कलर चेंज हो जाता है, हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, पता चल जाता है उनको देखकर कि हाँ ये मतलब ओल्ड एज का पर्सन, देखकर भी कोई कह सकता है। देन आते हैं, ये तो फिजिकल चेंजेस हो गए आपके, अब आते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस जो मानसिक रूप से बदलाव होते हैं, मानसिक अवस्था में जो बदलाव होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं गैरो साइकोलॉजी क्या होता है। गैरो साइकोलॉजी होता है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी अध्ययन जो कि इसी वृद्धावस्था के जो व्यक्ति होते हैं, वृद्ध लोगों पर की जाती है, और उन्हें अपनी अवस्था से जूझने के लिए, अपनी अवस्था से पार पाने के लिए कुछ उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इसी स्टडी के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी 60+ और वृद्ध 60 या 60+ हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वृद्ध अवस्था वाले, उनकी अध्ययन करना, उसकी जो बदलाव हो रहे हैं उसका अध्ययन करना और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इस अवस्था, इस स्टडी का नाम होता है गैरो साइकोलॉजी, ठीक है। फिर इसमें जो बदलाव होते हैं, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, वो होते हैं आपके इंसोम्निया, यानी तो नींद नहीं आना, कम हो जाती, नींद नहीं आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर समय सही सो सकते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और बहुत सोचते सोचते उनको एकदम से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर वो अकेले रह रहे हैं
या किसी की फैमिली के साथ भी रह रहे, अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे, बेटा बहू के साथ भी रह रहे हैं, तब भी अगर वो बच्चे उनकी बात नहीं समझते या वो उनकी बात नहीं समझते तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और उनको डिप्रेस्ड हो जाता है। तो क्या होता है कि इस एज में जो समझने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है, वो सुसाइड करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो वृद्धावस्था का जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और तनाव इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और शरीर में इस तरह से बदलाव होने लगते हैं कि ना लोग उनको समझते हैं ना वो किसी को समझते हैं। उनकी थिंकिंग बिल्कुल बदल जाती है, उनकी थिंकिंग उनको समझने में दिक्कत होती है। उनकी एज में जो उन्होंने बदलाव देखे होते हैं, जो भी उन्होंने किया होता है, वो ये सोचते हैं कि उसी तरह से हमारे बच्चे भी करें। लेकिन बच्चे का जो टाइम होता है, बच्चों के बढ़ने का जो टाइम होता है, बच्चों का जो टाइम होता है, मतलब समय के साथ सब कुछ बदलता है। वो तो उसी अवस्था में रह, उन्होंने जैसा देखा होता है वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। भले ही उनके बच्चे उनकी एज में पहुंचकर भले ही वैसा सब कुछ करें जैसा कि वो कर रहे हैं, लेकिन उस एज में वो बच्चे उनको समझ नहीं पाते, ना वो अपने बच्चों को समझ पाते कि उनका समय अलग था, हमारा समय अलग था, हम इस समय में हम समझ में नहीं समझ पा रहे हैं ना। वो इस तरह से क्या होता है कि उनकी एडजस्टमेंट, सामंजस्य बिठाना बहुत दिक्कत हो जाती है। उसी वजह से उनको तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर उनको इस समय केयर की बहुत ज़रूरत होती है। केयर मतलब कि उनको चाहिए कि कोई उनको उनका ख्याल रखे, ठीक है, उनको उनसे बात करे। लेकिन जो बच्चे होते हैं और उनके नाती पोते होते हैं वो अपनी पढ़ाई में, अपने काम में लगे रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान अगर नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अगर उनकी मेडिसिन, अगर वो किसी बीमारी के शिकार हैं, उनकी मेडिसिन चल रही है, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे मेरा सब कुछ ध्यान दे, मेरे से बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। दोनों उनके बेटा बहू अगर जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर फिर पढ़ाई करते हैं, होमवर्क वगैरह करते हैं, फिर खेलने चले जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वो यही चाहते हैं कि सब मुझ पे ध्यान दें। इस समय क्या था, अटेंशन सीकर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। फिर डिमेंशिया हो जाता है, यानी भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। वो हर चीज़ को भूल जाते हैं, कहीं भी कोई सामान रख दिया, छोड़ दिया, भूल गए, फिर वो ढूंढ रहे हैं या नहीं भी ढूंढते हैं, वो कहीं चीज़ पे, किसी भी सामान को कहीं अगर एक जगह पे रख दिया, उन्हें याद करके रखा कि हाँ यहाँ पे रखा है, फिर जब वो दोबारा से उस सामान को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता कि मैंने रखा कहाँ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल होता है और सबके साथ ये इस एज में होता है। देन इंसोम्निया, नींद कम आना, बिल्कुल दोबारा से लिख दिया कि इंसोम्निया यानी बहुत कम नींद हो जाती है उनकी, ठीक है। अगर वो सोना भी चाहें तो नहीं सो पाते हैं, इसलिए वो अधिक से अधिक अपना काम में लगे रहते हैं। और अगर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो चलेंगे फिरेंगे नहीं, अगर उनका हाथ पैर रुक गए, हाथ पैर चलना बंद हो गए, तो फिर कभी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। फिर अटेंशन, जो उनका ध्यान है, ध्यान में कमी हो जाती है, वो कहीं पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह पर उनका ध्यान नहीं रहता है, या दूसरी जगह पर ध्यान कर रहे हैं तो कहीं और ध्यान लगा देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, ध्यान नहीं देते किसी भी चीज, वैसे ही वृद्धावस्था में भी इसी तरह से सेम टू कंडीशन हो जाती है। बस क्या होता है कि उनकी एजिंग, उनमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और दांत वगैरह सब स्किन, नेल, हेयर कलर्स चेंज होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती। बस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपने, और मतलब वो ज़िद्दी हो जाते हैं, वो समझते हैं कि सभी हम पर ध्यान दें, हमसे प्यार करें, ठीक है, उन्हें समझने की कोशिश करें, जो वो कहें वो सुने, ठीक है।
और अपनी मतलब जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें आत्म सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अपना अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम आत्म केंद्रित होते हैं। उसी तरह से वृद्धावस्था में भी जो व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति, वो भी उनकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, अपने ऊपर ध्यान देने की जो होती है, अपनी आत्म प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उससे पहले वो दूसरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे वो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। मेरी खुशी, मेरी इच्छा, मेरा स्वास्थ्य, ठीक है, वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि सब उनके ऊपर ध्यान दें। उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और उनको जो आर्थराइटिस, ये सब बीमारियां हो जाती हैं, और बोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी उनको जो ये स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वृद्धावस्था में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, अगर उनमें उस हस्बैंड वाइफ में से एक नहीं रहा, एक की डेथ हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ज़िंदगी भर इतने सालों तक आपस में साथ में रहते होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा ही साथ रहें। और अगर एक अकेला ना जाए तो दोनों साथ में जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गम हो जाता है इस बात का। और कभी कभी ऐसा देखा गया कि 1-2 साल के अंदर में दूसरा साथी भी मतलब उनके गम में या उनकी याद में वो भी जीवन से हार मान जाता है, ठीक है। सुसाइड करने की भी प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उन्हें अकेलापन लगता है, बच्चे उनको नहीं समझते, वो बच्चों को नहीं समझते, उस समय समझने की शक्ति ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस समय में वृद्धावस्था में जो भी व्यक्ति होते हैं, बच्चों को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वही वृद्ध अपनी युवावस्था में, अपनी प्रौढ़ावस्था, बच्चों पर कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को ख्याल रखते हैं, बच्चे की तरह उनको हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप जब वृद्ध होते हैं तो बच्चे उनको समझ नहीं पाते, और वो ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी वृद्ध होंगे। तो उनको भी अपनी अवस्था को भी देखना चाहिए कि हम जब वृद्ध होंगे तो हम को भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बच्चे की तरह हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखा है, उसी तरह से उनका भी एक बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो शक्ति है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। तो ये जो आपका सेकंड टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, इन्फेंसी और लोअर लेट चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल अडल्टहुड और एजिंग वगैरह, ये सारे जो ये टॉपिक था सेकंड वाला, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अब मैं स्टार्ट करूँगी, जो कि है इसमें ये है अर्ली चाइल्डहुड, ये थर्ड टॉपिक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ये पूरा टॉपिक मैं एक साथ ही आपको पढ़ा के कंप्लीट करा दूंगी। फिर फिफ्थ टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, इसमें सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं, सारी थ्योरीज हैं। तो जल्दी से जल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट आपकी आएगी फिर होम फूड साइंस, ठीक है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ा चुकी हूँ उसको रिवाइज करवाऊंगी, और जो नया टॉपिक होगा उसी के नोट्स आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक। तो अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके
बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी क्लास यहाँ तक देखी। अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।